नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मेरी नई वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो आपको इसकी सबसे पहले सूचना मिल जाए। साथियों, मैं अपने चैनल पर सरकारी नौकरी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, एप्लीकेशन तथा रेलवे के विभागीय परीक्षा से संबंधित वीडियो को अपलोड करता हूं। आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए और लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। साथियों, हम आज रेलवे के अनुशासन एवं अपील नियम से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं इसमें कुछ स्टडी मटेरियल भी आगे जाकर बताने वाला हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न 1, अनुशासन एवं अपील नियम में कुल कितनी शास्तियां हैं? इसके विकल्प हैं 4, क 12, ख 10, ग 7, घ 8। तो इसका सही आंसर है ख 11। आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 2, निलंबित कर्मचारी को मुख्यालय को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जांच के लिए उपस्थित होने पर यात्रा भत्ता देय होता है। इसके 4 विकल्प हैं। होता है, नहीं होता है, दोनों होता है, नहीं भी होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कि उसको यात्रा भत्ता दिया जाता है, अर्थात होता है। प्रश्न संख्या 3, अनुशासन एवं अपील नियम में एक से अधिक कर्मचारियों पर संयुक्त कार्यवाही कॉमन प्रोसीडर किस नियम के अंतर्गत की जाती है? इसके 4 विकल्प हैं, देख लेते हैं। नियम संख्या 10, नियम संख्या 7, ग में है नियम संख्या 15, घ में है नियम संख्या 13। तो इसका सही आंसर है नियम संख्या 13 के तहत संयुक्त कार्रवाई की प्रक्रिया की जाती है। प्रश्न संख्या 4, अनुशासन एवं अपील नियम 1968 के तहत अपील किस नियम के तहत की जाती है? इसके 4 विकल्प हैं। क नियम 15, ख नियम 18, ग नियम 10, घ नियम 9। इसका सही आंसर है नियम 18। नियम 18 के तहत अपील की जाती है। प्रश्न संख्या 5, शास्ति आरोपित करने के लिए कौन सा मानक फॉर्म का प्रयोग किया जाता है? इसके 4 विकल्प हैं। क मानक फॉर्म 5, ख मानक फॉर्म 6, ग मानक फॉर्म 7, घ मानक फॉर्म 11। तो सभी जानते हैं इसका सही आंसर होगा घ मानक फॉर्म 11। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, अनुशासन एवं अपील नियम के अनुसार राष्ट्रपति को अपील किस नियम के तहत की जाती है? इसके 4 विकल्प हैं। क नियम संख्या 3, ख नियम संख्या 35, ग नियम संख्या 29, घ नियम संख्या
यहाँ पर 31 होगा, 31। इसका सही आंसर होगा नियम संख्या 31 के अनुसार राष्ट्रपति को अपील की जाती है। प्रश्न 7, संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के बारे में उल्लेख किया गया है? इसके 4 विकल्प हैं। क अनुच्छेद 315, ख अनुच्छेद 311, ग अनुच्छेद 310, घ अनुच्छेद 311(2). इसका सही आंसर है घ अनुच्छेद 311(2) के तहत प्रश्न संख्या 8, बड़ी शास्ती के आरोप पत्र के साथ कुल कितने अनुलग्न एनेक्सर होते हैं? इसके 4 विकल्प हैं। क 5, ख 4, ग 3, घ 6। तो इसमें आंसर होगा ख 4 एनेक्सर होते हैं साथ में इसके। प्रश्न संख्या 9, अनुशासन एवं अपील नियम के किस नियम के तहत रिव्यू का प्रावधान होता है? इसके 4 विकल्प हैं। क नियम संख्या 13, ख नियम संख्या 12, क नियम संख्या 25A, घ नियम संख्या 11। इसका सही आंसर है ग नियम संख्या 25A। प्रश्न 10, सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी को आरोप पत्र के लिए कौन सा मानक फॉर्म का प्रयोग किया जाता है? इसके 4 विकल्प हैं। क मानक फॉर्म 11, ख मानक फॉर्म 9, ग मानक फॉर्म 10, घ मानक फॉर्म 14। तो इसका सही आंसर है घ मानक फॉर्म 14 को प्रयोग में लाया जाता है। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न 11, कितने समय तक पुलिस की अभिरक्षा में रहने पर रेल कर्मचारी को डीम्ड सस्पेंशन माना जाएगा? अर्थात उसको सस्पेंड माना जाएगा, डीम्ड माना गया सस्पेंशन। इसके 4 विकल्प हैं। क घंटा 24 घंटा से अधिक, घ 72 घंटा से अधिक, ग 48 घंटा से अधिक, घ 30 घंटा से अधिक। तो इसका सही आंसर है ग 48 घंटा से अधिक। प्रश्न संख्या 12, निर्वहन भत्ते में से कौन सी कटौती करना वर्जित है? बैंक का लोन क में है, ख में प्रोविडेंट फंड और कोर्ट अटैचमेंट, ग में है CMTD, घ में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है प्रोविडेंट फंड और कोर्ट अटैचमेंट। प्रश्न संख्या 13, ग्रुप डी के कर्मचारी जिसे रिमूवल का दंड सहायक अभियंता द्वारा दिया गया हो अपने रिवीजन किसे प्रस्तुत करेगा? यहाँ ध्यान देने की बात है, यहाँ पर रिमूवल का दंड असिस्टेंट इंजीनियर ने दिया है, तो रिव्यू किसके पास प्रस्तुत करेगा? इसके 4 विकल्प हैं। क DRM, ख DPO, ग ADRM, घ सीनियर डिविजनल इंजीनियर। इसका सही आंसर है घ सीनियर डिविजनल इंजीनियर। प्रश्न संख्या 14, अपील अधिकारी का पद रिक्त होने पर किसे अपील की जाएगी? सॉरी, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पर। किसे अपील की जाएगी? इसके
चार विकल्प हैं। क अनुशासनिक अधिकारी के पास, ख हायर अथॉरिटी ऑफ अपीलेट अथॉरिटी, ग नियुक्ति अधिकारी, घ प्रस्तुति अधिकारी। तो इसका सही आंसर होगा हायर अथॉरिटी ऑफ अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील की जाएगी। प्रश्न संख्या 15, निलंबित रेल कर्मचारी को सुविधा पास जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी कौन है? इसके चार विकल्प हैं। क अपीलीय पदाधिकारी, ख नियुक्ति पदाधिकारी, ग अनुशासनिक पदाधिकारी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ग अनुशासनिक पदाधिकारी। प्रश्न संख्या 16, यदि एक व्यक्ति जिसे न्यायालय द्वारा जेल की सज़ा सुनाई गई है तो कब और किस नियम के तहत नौकरी से हटाया जा सकता है? इसके चार विकल्प हैं, देख लेते हैं। क नियम संख्या 10, ख नियम संख्या 11, ग नियम संख्या 6, घ नियम संख्या 14। तो इसका सही आंसर है नियम संख्या 14। प्रश्न संख्या 17, क्या अप्रेंटिस के ऊपर डीएआर की कार्रवाई की जा सकती है? इसके चार विकल्प हैं। नहीं, क में नहीं, ख में हाँ, ग में दोनों नहीं और हाँ, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है क, नहीं की जा सकती इन पर, क्योंकि वे रेलवे के कर्मचारी अभी नहीं होते हैं। अप्रेंटिस करने के बाद रेलवे में नियुक्ति अभी नहीं की जा रही है। प्रश्न संख्या 18, क्या पास पीटीओ रोकने की शास्ति के दौरान पदोन्नति की जा सकती है? इसके चार विकल्प हैं। नहीं, ख में हाँ, ग में हाँ और नहीं दोनों, घ में इनमें से कोई नहीं। हाँ, इसकी पदोन्नति की जा सकती है, क्योंकि पास और पीटीओ पहले ही रोककर इसको पनिशमेंट दिया जा चुका है। प्रश्न संख्या 19, राष्ट्रपति के आदेश के विरुद्ध कहाँ अपील की जा सकती है? इसके चार विकल्प हैं। क प्रधानमंत्री के पास, ख राज्यपाल के पास, ग सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास, घ नहीं अपील की जा सकती। जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति सर्वोच्च अनुशासनिक पदाधिकारी है, इसलिए इनके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती, अर्थात इसका घ आंसर होगा नहीं अपील की जा सकती। प्रश्न संख्या 20, क्या निलंबन के दौरान कर्मचारी को बोनस दिया जा सकता है? इसके चार विकल्प हैं। क हाँ, ख नहीं, ग हाँ और नहीं, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ख नहीं। इसका सही आंसर होगा ख नहीं, अर्थात कर्मचारी को बोनस नहीं दिया जा सकता निलंबन के दौरान। तो साथियों, ये थे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आगे देख लेते हैं कुछ फुल फॉर्म देख लेते हैं, अर्थात एब्रीविएशन। AFRES पहला है एडवांस फाइनेंस रेल अर्निंग एंड एक्सपेंडिचर सिस्टम, पहला हो गया। दूसरा है ART, इसका है फुल फॉर्म एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। दूसरा है BCM ब्लास्ट क्लियरिंग मशीन। तीसरा है BRM, इसका होता है ब्लास्ट रेगुलेटिंग मशीन। आगे देख लेते हैं कार्स सेंट्रल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म यह है। CRS कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। CRB जैसा आप जानते हैं इसको, चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। EGIS एम्प्लॉई ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम।
आगे देखते हैं EFT। EFT का फुल फॉर्म है एक्सेस फेयर टिकट। EDR का है एक्सेप्शनल डाटा रिपोर्ट। FNCO फाइनेंस एडवाइजर एंड चीफ अकाउंटेंट ऑफिसर। FNCO का फुल फॉर्म हो गया फाइनेंस एडवाइजर एंड चीफ अकाउंटेंट ऑफिसर। आगे देख लेते हैं IRCTC। इसका फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, जैसा कि आप सभी जानते भी हैं। आगे देख लेते हैं IRITM। इसका फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट। JCM का फुल फॉर्म देख लेते हैं ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी। आगे देखते हैं लार्जेस्ट का फुल फॉर्म जो काफ़ी फेमस था। लार्जेस्ट इसका फुल फॉर्म है लिबराइज्ड एक्टिव रिटायरमेंट स्कीम फॉर ग्रांटेड एम्प्लॉय फॉर सेफ्टी स्टाफ। सेफ्टी स्टाफ से जितने भी क्लास 4 के एम्प्लॉय होते थे उनके बदले में इसमें उनके बेटे या बेटी को नौकरी दी जाती थी और उन्हें हटा दिया जाता था। तो यह था लार्जेस्ट स्कीम। आगे देख लेते हैं MRVC का फुल फॉर्म है मुंबई रेल विकास कॉरपोरेशन। PCE प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर। आगे देख लेते हैं PCDO। इसका फुल फॉर्म क्या है पीरियोडिकल कॉन्फिडेंशियल डेमी ऑफिशियल। SDGM सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर। SPART का फुल फॉर्म देख लेते हैं सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। SPART का फुल फॉर्म है। आगे देख लेते हैं स्पाइक का फुल फॉर्म स्पीक का सेल्फ प्रोपेल्ड इंस्पेक्शन कार। स्पीक यह एक सेल्फ प्रोपेल्ड अधिकारियों के लिए इंस्पेक्शन कार आता है। इसमें डीजल इंजन या AC इंजन नहीं लगाया जाता है। TDR इसका फुल फॉर्म है टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट। UTS इसका फुल फॉर्म है अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम। तो साथियों ये रहे कुछ इम्पोर्टेंट एब्रीविएशंस। आगे भी कुछ देख लेते हैं, इन्हें भी याद कर लीजिए। निचले ग्रेड में रिवर्सल सज़ा नहीं है, अर्थात इसको सज़ा नहीं माना जाता है। निचले ग्रेड में रिडक्शन सज़ा है, अगर रिडक्शन कर दिया गया तो उसे सज़ा माना जाता है। आगे देखते हैं अनुशासन एवं अपील नियम 1968 अप्रेंटिस करने वालों पर लागू नहीं होता है। जैसे कि आप पहले क्वेश्चन में भी देख चुके हैं, यह लागू नहीं होता है। अनुशासन एवं अपील नियम 1968 रेलवे सुरक्षा बल RPF पर लागू नहीं होता। ये RPF पर भी नियम लागू नहीं होता है। रेलवे कानून कर्मचारी पर लागू होने वाला अनुशासन एवं अपील नियम संविधान की धारा 309 के आधार पर बनाई गई है। 300 संविधान के आर्टिकल 309 के आधार पर बनाया गया है। आगे देख लेते हैं अगर कोई रेल कर्मचारी 48 घंटे से अधिक पुलिस हिरासत में रखा जाता है तो उसे निलंबित माना जाएगा। डिम निलंबित माना जाता है इसको। निलंबन की अवधि में दिए जाने वाला भाता को क्या बोलते हैं? निर्वाहन भाता बोला जाता है। इसे निर्वाहन भाता बोला जाता है। निलंबन की अवधि में रेलवे कर्मचारी को कोई भी छुट्टी नहीं दी जाएगी। अगर कोई सस्पेंड है तो उसे छुट्टी नहीं दी जाती है। निलंबन की अवधि में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत नहीं की जा सकती, अर्थात अगर कोई सस्पेंड है तो VRS उस दौरान नहीं ले सकता है।
वेतन वृद्धि में रोक छोटी शास्ति है, माइनर पेनाल्टी इसको बोलते हैं। अनुशासन एवं अपील नियम के नियम 14 के अनुसार रेल कर्मचारी के ऊपर विभागीय जांच की आवश्यकता नहीं है जब उस पर लगाए गए चार्ज को रिकॉर्ड कर लिया गया हो। तो नियम 14 में यह है। बगैर विभागीय जांच के बड़ी शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती जब तक कि नियमों के अनुसार वह कर्मचारी अपने ऊपर लगाए गए चार्ज को कबूल नहीं कर लेता। सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी को किसी रेल कर्मचारी के बचाव सलाहकार का काम कर सकता है। अच्छा, कोई रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी है तो वो डिफेंस के लिए, किसी रेलवे कर्मचारी के डिफेंस के लिए काम कर सकता है। रेल कर्मचारी अपने बचाव हेतु 3 रेलवे कर्मचारी तथा ट्रेड यूनियन के सदस्यों को प्राथमिकता के आधार पर अपने बचाव हेतु रख सकता है। जांच के दौरान कर्मचारी के बचाव हेतु गवाहों को प्रस्तुत किया जा सकता है। मानक फॉर्म 5 के लिए 10 दिन के अंदर बचाव हेतु लिखित बयान देना जरूरी है, आवश्यक है। राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए किसी भी आदेश के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। जैसा कि आप प्रश्न में भी देख चुके हैं कि इनके द्वारा दी गई किसी भी आदेश को हम के विरुद्ध अपील नहीं कर सकते। अपीलीय अधिकारी अनुशासनिक अधिकारी के अगले ग्रेड या रैंक के होते हैं। अपीलेट अथॉरिटी जिसने आपको पनिशमेंट दिया है उसे उच्च ग्रेड के होंगे। अनुशासन एवं अपील नियम के अनुसार पेनाल्टी मिलने के 45 दिन तक उसके विरुद्ध अपील की जा सकती है। आगे देख लेते हैं। उचित एवं पर्याप्त कारण के आधार पर अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद भी अपील की जा सकती है। अगर कोई कारण ऐसा रहा उचित तो समय सीमा बढ़ाया भी जा सकता है अपील करने का। अनुशासन एवं अपील नियम की समीक्षा केवल राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। केवल राष्ट्रपति इस नियम की समीक्षा रिव्यू कर सकता है। तृतीय श्रेणी के कर्मचारी के लिए पूर्ण विचार याचिका महाप्रबंधक के पास है, जीएम कर सकता है तृतीय क्लास सी कर्मचारी के पूर्ण विचार याचिका। जबकि चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी के लिए पूर्ण विचार याचिका डीआरएम के पास है, मंडल रेल प्रबंधक के पास है। साथियों, अब आपसे कुछ प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, कृपया आप इसका जवाब कमेंट करके बताइएगा। आपके लिए प्रश्न ये है, डीसीआरजी का फुल फॉर्म क्या है? प्रश्न संख्या 2, आईएमआर का फुल फॉर्म क्या है? प्रश्न संख्या 3, पीक्यूआरएस का फुल फॉर्म क्या है? प्रश्न संख्या 4, यदि कोई रेलवे कर्मचारी एक साथ में अधिकतम कितना एलपी ले सकता है? कोई भी रेलवे कर्मचारी एक साथ में कितना एलपी ले सकता है? प्रश्न संख्या 5, पारिवारिक पेंशन की अधिकतम राशि प्रति महीना कितनी है? तो साथियों, इन 5 प्रश्न का आप कमेंट करके जवाब दीजिए। साथियों, आप मेरा पूरा वीडियो देखिए, मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क है। साथियों, आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सहायता कीजिए। मैं भी आपके सफलता में आपको सहायता करता रहूँगा। तो साथियों, निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए। साथियों, इस पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।